हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अलंकार, जो कि सामान्य हिंदी का सबसे बेस्ट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 110% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कंसेप्ट और कंटेंट अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग अलंकार के बारे में, देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखते हैं आगे अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और संधि विच्छेद बोले तो अलम प्लस कार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, है ना, उसे हम कहते हैं अलंकार। अब देखिए आगे, काव्य की आत्मा पूछे तो छंद होगा और काव्य का आभूषण पूछे तो अलंकार होगा। ये दोनों याद रखिएगा। आत्मा पूछे तो छंद और काव्य का आभूषण पूछे तो अलंकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आभूषण। जी हाँ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखिए अलंकार के भेद हैं। अलंकार, अर्थ के आधार पर अलंकार के दो प्रकार होते हैं, है ना। अगर अर्थ के आधार पर बोले तो दो भेद होते हैं, है ना, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार अर्थ से संबंधित होता है और शब्दालंकार शब्द से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और डिपली से। चलिए देखते हैं। अलंकार है, हम बोले थे ना आपको कि मेनली अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। ऐसे एक होता है उभय अलंकार भी होता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। चलिए हम इसको ही देखते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। इसमें भी से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है, और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उपमा अलंकार, उपपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानविक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये सब मेन अलंकार है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी से भी सबसे महत्वपूर्ण है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानविक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, और इसमें है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, ये सबको हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और डिफिनेशन के साथ समझते हैं और शॉर्ट तरीका इसका क्या है याद करने का, उसे भी देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वो सबसे पहले कौन है, अर्थ अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें है सबसे पहला उपमा अलंकार। ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा शब्द सा सी से सम सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। देखिए हमें वाक्य का अर्थ समझना नहीं है, बस हमें देखना है कि किसी वाक्य में अगर अगर योजक चिन्ह आए और उसके बाद, उसके जस्ट बाद सा सी से सम सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होगा। देखिए समझते हैं यहाँ से, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या आया, सा आया। तो हम बोले थे ना सा सी से सम सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होता है। यहाँ देखिए गिरी सा, यहाँ गिरी सा है, सा के पहले क्या आया, योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या आया, सा आया। ठीक है, तो इसे हम उपमा अलंकार बोलते हैं। सीधा बात समझिए कि योजक चिन्ह आए किसी वाक्य में और उसके जस्ट बाद सा से सी सम सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था, रो रहा था, वाक्य में अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, योजक चिन्ह देखना है और उसके बाद सा से सिम सरिस सरिस हो तो वह उपमा अलंकार होता है। तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं अर्थालंकार का ही दूसरा क्या होता है, रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए तो शब्द सा से सी सम न आए तो वह रूपक अलंकार होता है। देखिए मैंने उपमा अलंकार में पढ़ा था ना कि योजक चिन्ह आए और उसके बाद सा से सिम सरिस आए तो वह उपमा अलंकार होगा, लेकिन रूपक अलंकार में सिर्फ क्या आए, योजक चिन्ह आए बस, और ये सब नहीं आएगा, ये सब का प्रयोग नहीं होगा, ये सब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ योजक चिन्ह आए तो वह रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए इसके समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखिए राम और रतन के बीच में कौन सा है, योजक चिन्ह है।
है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार कब होता है, जब योजक चिन्ह आए और सा, से, सी, सम, सरिसा है तो वह उपमा अलंकार होगा। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह आए, सिर्फ योजक चिन्ह आए, सिर्फ ये आ जाए तो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में जनु, जनो, मानु, मानो, जनु, मनु आदि आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस हमें सिर्फ यही देखना है ना। ये जितने भी दिए हैं उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु अगर किसी वाक्य में किसी पंक्ति में आ जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार 100% होगा। देखिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ देखिए जनु आ गया। नेत्र मानो कलमल सा है, मानो आ गया। सोहत ओढ़ी पीत पट, श्याम सलोने गात, यहाँ देखिए मनु, नीलमणि शैल पर, यहाँ मनु आ गया। आपत परयो प्रभात। ठीक है, तो हमें सिर्फ वाक्य में देखना है कि जनु, जनो, मानु, मानो, जनो, मनु आदि याद आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए एग्जाम्पल है, फूल का सरक मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ देखिए जनु आ गया तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में फूंक देगी जान। क्या मुस्कान कभी मृत्यु में जान फूंकती है, नहीं। तो इस वाक्य में है ना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना, मुर्दा को भी जीवित कर दिया गया है। तो इसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पे बातों को, असंभव बातों को संभव बना के परिपेश प्रकट करे तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। सब देखिए, इतना सोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए डाले। क्या ऐसी बात है क्या, सोने से ताल तलैया भरता है क्या। तो यह क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। जिसके एक एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिमरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, बिना पूंछ में आग लगाए क्या हो गई, लंका जल गई। तो क्या हुआ, इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। बस कोई भी वाक्य में अगर बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, यानी कि असंभव बात को भी संभव बना के प्रकट कर दिया जाए तो होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार। बस ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे क्या है, मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति वस्तु में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तथा वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। क्या फूल कभी हंसते हैं, कलियाँ मुस्कुराती है, नहीं ना। यहाँ मानव के रूप में किसी निर्जीव वस्तु को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के वाक्य को हम मानवीय अलंकार के रूप में देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सागर के उस पार नाच नाच करती थी लहरें मधुर गान। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसे प्राकृतिक वस्तुएं जिससे मानवता का भावना देकर उसे प्रकट किया गया है तो उसे हम मानवीय अलंकार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उषा सुनहरे तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए तो क्या हो जाएगा, मानवीय अलंकार। उषा सुनहरे तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक की वस्तुएं हैं उसको मानव की भावना दी गई है, मानवीयकरण की भावना दी गई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। शब्दालंकार में सबसे बेस्टेस्ट कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको समझते हैं। तो शब्दालंकार के भेद क्या होता है। अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के भेद, ठीक है, देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के अंतर्गत पूछा जाएगा तो यह अनुप्रास अलंकार से पूछा जाएगा, यमक अलंकार से पूछा जाएगा या फिर श्लेष अलंकार से पूछा जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बस सीधा बात रखना है हमको, अगर कोई भी वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ देखिए, चौड़ा है वर्ण, चौ में भी है, चौ में भी है। तो जिस वाक्य में जितनी बार, सबसे ज़्यादा बार जो वर्ण आए
है ना, एक से 2 से बार ज़्यादा बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि वर्ण की आवृत्ति हो, सीधा बात समझिए कि वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो तो वहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार को लगाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, मधुर में म देखिए, ये मधुर में, ये मुस्कान में म, मनोहर में म, मनुज में म, ठीक है। तो देखिए कितने सारे वर्ण आए एक ही तरह के, म म म म, है ना, आए ना, बहुत आए। तो अगर वर्ण को बार बार हम आए, है ना, किसी भी वाक्य में अगर वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यहाँ देखिए आगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ देखिए रघुपति में र आया, राघव में र आया, राजा में र आया, राम में भी र आया। तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो हमें अनुप्रास अलंकार लगाएंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मुदित में क्या होता है, म आया, महीपति में म आ गया, मंदिर में म आ गया, यानी कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो कौन सा हो जाएगा मेरा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, ठीक है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका अनेक हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, माला फेरत जाग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मिन का डारी डे, मन का सबका फेर। यहाँ देखिए, यहाँ मन का आ गया, यहाँ मन का, एक मन का मतलब क्या होता है? मन का, एक मन का मतलब क्या होता है? घरा, ठीक है। तो एक ही वर्ड आया और उसके अर्थ अलग अलग आया, है ना, एक ही शब्द है दोनों, मन का और मन का, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग। यहाँ देखिए आप, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। एक घटा का मतलब क्या होता है? एक घटा का मतलब क्या होता है? मौसम। और एक घटा का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, 3 बेर खाती है, सो वे 3 बेर खाती है, ठीक है। यहाँ देखिए बेर 2 बार आया ना, एक बेर यहाँ पे है, एक बेर यहाँ पे है। तो एक बेर का मतलब होता है फल, एक बेर का मतलब क्या होता है? फल। और एक बेर का मतलब होता है समय। एक बेर क्या होता है? मतलब समय होता है। तो देखिए 2 बेर आए यानी 2 एक ही तरह के शब्द आए और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग है। एक बेर का मतलब फल, एक बेर का मतलब समय, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरा? वो तो कौन सा हो जाएगा मेरा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा यमक हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 वर्ड एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग था तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है? श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही शब्द क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रावण सर, सरोज, बनचारी, चली रघुपति, सिली मुख, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे समझते हैं। ऊपर में दिए गए हैं सिली मुख का शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ है बाण, दूसरा अर्थ है भ्रमक, भ्रमर, ठीक है। तो जब एक ही शब्द आए और उसके अनेक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष होता है। जबकि हम यमक में पढ़े थे कि 2 शब्द आए और उस दोनों का मतलब अलग अलग हो तो वहाँ पे हम यमक अलंकार होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और पूरे सामान्य हिंदी को कंप्लीट करने के लिए हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।